नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं अभी की हेडलाइंस पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 39वें दिन कर्नाटक से केल्लारी जिले से संगनाकल गांव के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता चल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर रविवार को लखनऊ वोट मांगने आएंगे। यहां अपनी एक किताब में हिंदी अनुवाद का विमोचन भी करेंगे, जहां पर इस पद के लिए चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और 1247 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। 18 अक्टूबर को इसकी घोषणा हो जाएगी। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित ईवी जेल में शनिवार रात करीब 10 बजे आग लग गई। आग लगने के दौरान ही यहां गोलीबारी भी सुनाई दी। रुक करते खबरों पर विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 39वें दिन कर्नाटक के बेल्लारी जिले के संगनाकल गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जिसका समापन जम्मू कश्मीर में होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने 38वें दिन हलाकुंडी गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी पदयात्रा में शामिल हुए थे। इससे पहले राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। यह दूरी 3500 किलोमीटर की है। हमने इसकी शुरुआत कन्याकुमारी से की। इसके बाद यह यात्रा केरल पहुंची और इस समय हम कर्नाटक में हैं। शुरू में 3500 किलोमीटर की यात्रा मुश्किल लग रही थी, मगर बाद में आसान हो गई। लग रहा था मानो कोई शक्ति इस यात्रा को ताकत दे रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जब भी थकान हुई, कभी कोई बच्चा, बुजुर्ग, दिव्यांग, माता आते रहे, कुछ शब्द कहते रहे और हमें ऊर्जा मिलती जाती। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को लगता है कि भाजपा आरएसएस की नफरत, हिंसा की विचारधारा देश को तोड़ रही है, इसलिए हमने इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो रखा है। टीआरएस ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साधा है। टीआरएस के सांसद विजय साई रेड्डी वी ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा जोड़ो के बदले विपरीत तोड़ो है, क्योंकि पार्टी ने 8 साल पहले आंध्र प्रदेश को तोड़ा था। मालूम हो कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब आंध्र प्रदेश पहुंची है। जैसा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, लोग अब राहुल गांधी को याद दिलाए कि कांग्रेस की जोड़ो का मतलब तोड़ो है, क्योंकि पार्टी 8 साल पहले आंध्र प्रदेश को तोड़ी थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए अब कुछ नहीं है। हालांकि रेड्डी के आरोपों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने कहा कि टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खुद ही तत्कालीन कांग्रेस नीति केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश को विभाजित करने की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर रविवार को लखनऊ वोट मांगने आएंगे। यहां अपनी एक किताब के हिंदी अनुवाद का विमोचन भी करेंगे। साथ ही मीडिया के सामने बताएंगे कि उन्हें अध्यक्ष चुना जाना क्यों जरूरी है। इस पद के लिए चुनाव 17 अक्टूबर को होगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1247 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मतदान के लिए रामेश्वर डूडी को रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया गया है। डूडी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रत्येक 200 मतदाताओं का एक बूथ बनाया गया है। संगठन सचिव अनिल यादव ने सभी प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे मतदान में अवश्य हिस्सा लें। हाल ही में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लखनऊ आकर वोट मांगे थे। अब शशि थरूर भी मतदाताओं के सामने अपनी बात रखेंगे। वे आधुनिक सोच और आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाजपा की चुनावी
बिसात बिछाएंगे। गुजरात और हिमाचल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे अधिक मांग योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली, रोड शो और सभाओं की है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी दीपावली के बाद हो सकता है। भाजपा ने पहले दौर में यूपी से करीब 200 पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं, योगी सरकार के 3 मंत्रियों और 2 राज्यसभा सांसदों को गुजरात में तैनात कर दिया है। योगी अपनी बुलडोजर बाबा की छवि के कारण लोकप्रिय है और वे अपने भाषण के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार देते हैं। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन उससे पहले ही चुनाव प्रबंधन की ओर से वहां योगी की सभाओं को लेकर मांग उठ रही है। वहीं गुजरात भाजपा की ओर से भी मोदी और शाह की सभाओं के बाद यहां सर्वाधिक मांग योगी की सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी दोनों प्रदेशों में कड़े मुकाबले वाली सीटों पर योगी की सभा, रोड शो और रैलियां करवाएगी। गुजरात में एक दिन में योगी 2 से 3 रैलियां कर सकते हैं। वहीं पिछड़े वर्ग में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा का बड़ा चेहरा है। गुजरात के पिछड़ा वर्ग बहुत इलाकों में केशव प्रसाद मौर्य की सभा और रैलियां कराई जाएगी। वहीं गुजरात के ब्राह्मण बहुल इकाइयों में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की सभाएं और चुनावी बैठकें कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इटालियन को जवाब दिया, अब इटालिया को भी जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वे गुजरात की जनता को गारंटी दे रहे हैं। गुजरात भाजपा की गौरव यात्रा में शामिल होने आए केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने इटालियन को जवाब दिया है, इटालिया को भी जवाब देंगे। आप नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय माता को भी राजनीति में घसीटने का काम किया है। गुजरात की जनता ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में गारंटी बांट रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा ने उनको नकार दिया है। 400 सीटों पर आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। आप एक रिजल्ट माल है जिसे गुजरात की जनता कभी नहीं आजमाएगी। गुजरात की जनता उनके वादों से गुमराह नहीं होगी। गुजरातियों के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्होंने विकास को देखा है, डबल इंजन की सरकार को देखा है, इसलिए इस चुनाव में भी जनता भाजपा को ही जीत दिलाएगी। 30 दिन में राष्ट्रीय खेल संपन्न कराया कर गुजरात ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। दुनिया का कोई देश इतने कम समय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं कर सकता। इसके लिए गुजरात सरकार ने खेल मंत्री हर्ष संघवी प्रशंसा व बधाई के पात्र है। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक देश में राज किया है, वे एक प्रमुख विपक्षी दल है, इसलिए कांग्रेस को हम हल्के में नहीं लेते हैं। चुनाव के बाद कांग्रेस की प्रमुख विपक्षी दल होगी, इसलिए उसे पूरी गंभीरता से लेते हैं। गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला किया था, इस बार भी हम उसे कमतर नहीं आंकते हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया अपने विवादित वीडियो को लेकर चर्चा में है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर बयान दिया। वहीं उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि मेरे दिखाए जा रहे वीडियो उस समय के हैं जब मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं था या राजनीति से जुड़ा नहीं था। वे उस समय के हैं जब मेरे समुदाय पाटीदार का आंदोलन चल रहा था। इस मामले को लेकर गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित टिप्पणियों को लेकर बीते गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए थे, जिससे बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अंग्रेजी वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि मेरा पाटीदार आंदोलन के दौरान कोई राजनीतिक पोजीशन नहीं थी। मेरा पाटीदार आंदोलन में एक स्वयंसेवक था। वहीं गुजरात लौटने पर वह सीधे लेउआ और कड़वा पाटीदारों के संरक्षक देवताओं खोडलधाम और उमियाधाम के 2 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सीधे राजकोट गए। इस दौरान गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने अपने पुराने वीडियो खोदने के लिए बीजेपी पर जमकर हमला किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। 18 अक्टूबर को इसकी घोषणा हो जाएगी। सौरव गांगुली ने इस साल बीसीसीआई अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि गांगुली आईसीसी में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से हटने के बाद गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन सीएबी में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। गांगुली का बतौर बीसीसीआई प्रेसिडेंट कार्यकाल कुछ ही दिनों में खत्म हो रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रोजर बिन्नी का नाम
सबसे ऊपर है। माना जा रहा है कि वे निर्विरोध बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाएंगे। 18 अक्टूबर को होने वाले एनुअल जनरल मीटिंग में इस पर फैसला हो जाएगा। गांगुली पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं और पहले भी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। वे 2015 से लेकर 2017 तक कैप के अध्यक्ष पद पर थे। इसके बाद 2019 में वे बीसीसीआई अध्यक्ष बन गए थे। अब वे फिर से स्टेट क्रिकेट यूनिट में चीफ पद के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने शनिवार को इसकी पुष्टि की। गांगुली ने कहा कि हाँ, मैं सीएबी का चुनाव लड़ूंगा। मेरी 22 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की योजना है। मैं 5 सालों तक सीएबी में रहा हूं और लोढ़ा नियम के तहत मैं 4 साल और जारी रख सकता हूं। इस बार की जोरदार चर्चा की थी। गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशीष शीर्ष पद के लिए और अभिषेक डालमिया ने स्थान पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारत के इस पूर्व दिग्गज कप्तान के नामांकन से बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे। गांगुली ने कहा कि मैं 20 अक्टूबर को अपने पैनल को अंतिम रूप दूंगा। देखते हैं क्या होता है। अपने खिलाफ चल रही जांच में खुद को घिरते देख विजिलेंस अधिकारी को ही 50 लाख रिश्वत देने के आरोप में पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उन्हें देर रात जीरकपुर से पकड़ा गया, उनके खिलाफ अधिकारी को रिश्वत देने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। वहीं उनके पीएस समेत कई अन्य लोगों भी विजिलेंस की नजर में आ गए हैं। विजिलेंस प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया। अरोड़ा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। विजिलेंस ब्यूरो कुछ समय से पूर्व मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति समेत 3 मामलों की जांच कर रही थी। विजिलेंस की टीम उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए डुबा चुकी थी। इसी बीच जब मंत्री को लगा कि वे केस में जेल जा सकते हैं तो उन्होंने मामले की जांच कर रहे एआईजी मनमोहन सिंह को भी रिश्वत देने की योजना बना डाली। उन्होंने अधिकारी को 1 करोड़ पर रिश्वत देने का ऑफर दिया। साथ ही कहा कि वे उनके घर पैसे लेकर आएंगे। इसी बीच अधिकारी ने यह बात अपने सीनियर अधिकारियों को बताई। मामला तुरंत मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया। इसके बाद ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार करने की योजना बनाएगी। सबसे पहले पूर्व मंत्री को जीरकपुर स्थित कॉस्मोमॉल के पास बुलाया गया, जहां पर वे 50 लाख रुपए लेकर पहुंचे। विजिलेंस ने उसी समय उनकी गिरफ्तारी डाल दी। इस दौरान वो सरकारी गवाह भी बनाए गए। साथ ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। विजिलेंस का कहना है कि वे सोच भी नहीं सकते थे कि आरोपी इस तरह का काम करेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित इविन जेल में शनिवार रात करीब 10 बजे आग लग गई थी। आग लगने के दौरान ही यहां गोलीबारी भी सुनाई दी। इस जेल में अधिकतर राजनीतिक कैदियां हैं और दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों को भी यहां बंद किया जाता है। राजनीतिक बंदियों पर अत्याचार की वजह से अमेरिका ने इस जेल को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। आग लगने की खबर आने के बाद बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जेल की तरफ कूच कर गए। ईरान के मानवाधिकार समूहों की तरफ से जारी वीडियो में जेल की तरफ भारी तादाद में गाड़ियां जाती दिखी। भारी संख्या में लोग पैदल ही जेल की तरफ बढ़ रहे थे। आग लगाने की घटना के बाद ईरानी सुरक्षा बल और दंगा विरोधी बलों के दस्ते भी जेल के पास तैनात किए गए थे। ईरानी पत्रकारों के मुताबिक आग लगने की खबर के बाद जेल में बंद लोगों के परिजन तनाव में हैं। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। देश की सरकारी मीडिया के मुताबिक आग जेल के एक हिस्से में लगी, जहां गार्डों और कुछ बंदियों के बीच झड़प हो गई थी। आग को जल्द ही बुझा लिया गया था और ईरानी मूल के विशेषज्ञ करीम सज्जादपुर ने ट्वीट कर कहा कि जेल के नजदीक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही थी। सज्जादपुर ने आगे कहा कि मैं इस जेल के पास ही रहता था। मैंने अभी कुछ देर पहले ही वहां एक दोस्त से बात की है। जैसा कि वीडियो में सुना जा सकता है, वैसे ही गोलियों की आवाज आ रही है। सीसीपी की बैठक शुरू हो गई है। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान में विदेशी ताकतों का दखल है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक हमने दखल का कारण जवाब दिया था। उन्होंने हांगकांग का जिक्र करते हुए कहा कि हांगकांग की स्थिति अराजकता से शासन में बदल गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बैठक में पिछले 5 सालों में किए गए उनकी सरकार के कामों की रिपोर्ट पेश की।
उन्होंने कहा कि चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने अर्थव्यवस्था को बचाया था। इससे नतीजे शानदार रहे, लोगों की जान बचाई जा सकेगी और हमारी सरकार ने सेना और लोगों को जोड़ा है। डेवलपमेंट के नए टारगेट सेट किए हैं, कई राजनीतिक बदलाव किए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर मुहर लगेगी। सीसीपी कांग्रेस को बाहरी दुनिया सत्ता हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पर देखती है। चीन में अमूमन कोई भी राष्ट्रपति को कार्यकाल ही पूरे करता है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. दशहरे के बाद उत्तर भारत में हुई बेमौसम बरसात ने प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कुछ दिनों के लिए कम आवश्यक कर दिया है, लेकिन वर्षा बंद होने के बाद से उत्तर पश्चिम भारत में प्रदूषण की मार को लेकर चर्चा शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी। राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या से जल्द निजात मिलने वाला है। लोक इंडिया सोलर प्रोजेक्ट एमओयू कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की जमकर तारीफ। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। शुक्रवार शाम 4 बजे राजभवन जयपुर में हुए समारोह में उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीजे पद की शपथ दिलाई। अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया। गुजरात में अमूल दूध की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। रुक करते आगे की खबरों पर विस्तार से। दशहरे के बाद उत्तर भारत में हुई बेमौसम बरसात ने प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कुछ दिनों के लिए कम अवश्य कर दिया था, लेकिन वर्षा बंद होने के बाद से उत्तर पश्चिम भारत में प्रदूषण की मार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सर्दियां शुरू होते ही लगभग पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में वायु प्रदूषण सिर उठा लेता है और फिर समय के साथ व्यापक होता जाता है। प्रदूषण की शुरुआत भले ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पराली जलाने से होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें अन्य कारण भी अपना योगदान देने लगते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षों से पराली जलाई जा रही है। प्रदूषण के चलते जो तमाम हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है, उसके कारण जलवायु परिवर्तन तेज होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से कई गंभीर समस्या पैदा हो रही है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। जलवायु परिवर्तन के चलते आने वाले दशकों में फसल चक्र भी संकट में आ सकता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से फसल चक्र प्रभावित होने के साथ और भी कई घातक असर पड़ते हैं। ये मानव स्वास्थ्य पर भी व्यापक असर डालता है। प्रदूषण जनित बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह सिगरेट का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरह पराली का धुआं भी बहुत घातक साबित होता है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की गुरुवार टीम ने गांव डाबोदा में शनिवार को छापेमारी कर अवैध रूप से पटाखों की बिक्री का भंडाफोड़ किया। गोदाम से लगभग 80 लाख रुपए के 8,343 किलो पटाखे बरामद किए गए। छापेमारी में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फायर ब्रिगेड और फर्रुखनगर थाना पुलिस ने भी भूमिका निभाई। छापेमारी जिला उपायुक्त की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार नरेंद्र कुमार की उपस्थिति में की गई और जय माता दी नाम से संचालित पटाखा गोदाम के मालिक संजय कामरा के विरुद्ध फारूखनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया। वह मूल्य रूप से दिल्ली के लाजपत नगर का रहने वाले हैं। उसे कागजात पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया था।
बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसके बाद भी पटाखों की घड़तल्ले से बिक्री की जा रही है। इसे देखते हुए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एक सप्ताह के भीतर 2 गोदाम सील किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में पटाभिषेक पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने रोक का आदेश जारी किया। इसके पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में पटाभिषेक को संस्तुति में नहीं दी गई है। इस पर खंडपीठ ने रोक की मांग की और मांग को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने समक्ष स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की ओर से याचिका दायर की गई थी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गलत तरीके से यह दावा किया है कि उन्हें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के उपरांत उनके उत्तराधिकारी के रूप में ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि जानबूझकर ऐसी कोशिशें की जा रही है जिससे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा मामला निरर्थक हो जाए और एक व्यक्ति जो पात्र नहीं है वह अनुचित तरीके से शंकराचार्य बन जाए। इस तरह के प्रयासों को अंतरिम आदेश से रोका जाना जरूरी है। याचिकाकर्ता की यह भी मांग थी कि अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का पदनाम और संबोधन प्रयोग करने से भी रोका जाए। उन्हें छत्र अथवा सिंहासन धारण करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील के पक्ष में कुछ दस्तावेज भी पेश किए और उनके आधार पर दावा किया गया कि नए शंकराचार्य की नियुक्ति सही नहीं है, क्योंकि इसमें नियुक्ति की स्वीकृति प्रक्रिया का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है। मामले पर अब 18 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने कानून मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि न्याय मिलने में देरी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन यह बात पहले भी न जाने कितनी बार कही जा चुकी है। वास्तव में यह बात पिछले करीब 2-3 दशकों से ऐसे ही अवसरों पर कई बार कही गई है, कभी कानून मंत्री की ओर से, कभी न्यायाधीशों की ओर से और कभी प्रधानमंत्री की ओर से भी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। समस्या की चर्चा करते रहते का तभी कोई औचित्य नहीं है जब उसका समाधान भी निकले। दुर्भाग्य से यही नहीं हो रहा है, और वे भी तब जब न्याय में देरी के कारणों से भी अवगत है, न्यायपालिका भी और कार्यपालिका के साथ विधायक भी। ये सही है कि न्याय में देरी के कारणों का निवारण करने के लिए समय समय पर कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनका अपेक्षित लाभ देश की जनता को नहीं मिल सका है। पुराने कानूनों को खत्म करने की पहल हो या फिर लोक अदालतों और फास्ट ट्रैक अदालतों को गठित करने की, ऐसे उपाय अभिष्ट की पूर्ति में सहायक नहीं बन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्याय देने की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव की मांग पूरी करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। इसी के चलते तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम है। इसी तरह यह भी एक यथार्थ है कि जो सरकार न्याय में देरी को लेकर चिंतित हो रही थी, वहीं सबसे बड़ी मुकदमेबाज बनी हुई है। आखिर सरकारें अपनी जनता को अदालतों में क्यों घसीटती है? राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या से जल्द निजात मिलने वाला है। दरअसल गुरुवार को राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच MOU हुआ है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोयला संकट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रदेश की भरपूर मदद की है। इस दौरान सीएम गहलोत ने RVUNL कोल इंडिया सोलर प्रोजेक्ट MOU कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की जमकर तारीफ की। वहीं सीएम ने कहा कि उम्मीद है MOU होने के बाद प्लांट का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि कोल इंडिया का राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के साथ सोलर परियोजना के लिए 5,400 करोड़ का MOU राज्य सरकार व केंद्र के बीच अच्छे तालमेल का द्योतक है। वही सोलर पार्क की स्थापना के कोयले की बचत एवं प्रदूषण में कमी के साथ साथ आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा नवीन सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा नीति लावे न नियमों का
सरलीकरण करने से अध्यक्ष ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार निवेश आ रहा है। साथ ही इन्वेस्ट राजस्थान समिति में भी सबसे ज्यादा एमओयू सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ही साइन हुए हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने हमेशा अक्षय ऊर्जा संसाधनों को प्रोत्साहन दिया है। बता दें कि सीएम गहलोत ने कोल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड निगम के बीच 1190 मेगावोल्ट की सोलर परियोजना की स्थापना के लिए एमओयू स्थापित होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां आज राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव प्राधिकरण द्वारा तय की गई गाइडलाइन की अनदेखी कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए वोट मांगे हैं। गहलोत ने खड़गे को जिताने के लिए एक वीडियो संदेश इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया है। संदेश में गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष वो हो जो अनुभव के साथ संगठन, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रखता हो। उसकी हैसियत ऐसी हो जो तमाम विपक्षी दलों से बातचीत कर सकता हो। केंद्र सरकार और भाजपा से अब सब दलों को मिलकर संघर्ष करना है। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बने जो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो। उसकी योग्यता देखकर हम उनके प्रस्तावक बने। गहलोत ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं जो भी प्रतिनिधि है वो भारी बहुमत से खड़गे को कामयाब करेंगे। कामयाब होने के बाद वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। कांग्रेस मजबूत होकर प्रतिपक्ष के रूप में सामने आएगी। खड़गे अनुभवी व्यक्तित्व के धनी है। 9 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा को मिलाकर उनका 50 साल का अनुभव है। दरअसल गहलोत नामांकन के समय खड़गे के प्रस्ताव बने थे। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। शाम 4 बजे से राजभवन जयपुर में हुए समारोह में उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्रा ने सीजे पद की शपथ दिलाई। मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें चीफ जस्टिस है। उन्होंने हिंदी में पद की शपथ ग्रहण की। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जस्टिस मित्तल को शपथ दिलवाने का आग्रह किया। जस्टिस पंकज मित्तल 8 महीने इस पद पर रहेंगे। जस्टिस पंकज मित्तल से पहले जस्टिस एस सिंधे राजस्थान हाई कोर्ट के सीजे थे। 1 अगस्त 2022 को सिंधे के रिटायरमेंट के बाद से ही एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस एम श्रीवास्तव काम कर रहे हैं। सितंबर 2022 के आखिरी सप्ताह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस पंकज मित्तल का ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्रीय लॉ मिनिस्टर ने 11 अक्टूबर को जस्टिस पंकज मित्तल का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट करने का आदेश निकाला। जस्टिस पंकज मित्तल का जन्म 17 जून 1961 को हुआ था। उन्होंने साल 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक करने के बाद 1985 में चरणसिंह विश्वविद्यालय के मेरठ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। वर्ष 1985 में उन्होंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में खुद को रजिस्टर कराया और प्रैक्टिकल शुरू किया। एडवोकेट कोटे से 7 जुलाई 2006 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने और 2 जुलाई 2008 को परमानेंट जज हो गए। 4 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होने से पहले पंकज मित्तल यूपी आवास विकास परिषद लखनऊ और अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में 1990 से फरवरी 2006 तक स्टेडियम काउंसिल रहे हैं। सोनाली मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई ने अब गुरुग्राम में डेरा डाला है। सीबीआई ने गुरुग्राम पहुंचकर सोनाली के उस फ्लैट की तलाशी ली जहां पर वे अंतिम बार सुधीर सांगवान के साथ ठहरी थी। सीबीआई ने ग्रीस सोसाइटी के टावर नंबर 4 के फ्लैट नंबर 901 में गए। इसे सुधीर सांगवान और सोनाली ने किराए पर लिया हुआ था। इस फ्लैट में रहने के लिए सुधीर सांगवान ने किराएनामा में सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। इस फ्लैट में ही सुधीर और सोनाली अंतिम बार रुककर यहीं से गोवा के लिए रवाना हुए थे। इस फ्लैट से गोवा पुलिस ने अपनी जांच में पासपोर्ट भी बरामद की है। गुरुग्राम जाने से पहले सीबीआई करीब 5 दिन हिसार में ही रुकी रही। इस दौरान सीबीआई ने सोनाली के पूरे परिवार और बेटी यशोधरा को जांच में शामिल करके बयान दर्ज किए थे।
टीम ने सोनाली के परिवार से गुमनाम चिट्ठियां भी ली है जो कि उसके परिवार के पास पहुंची थी। सोनाली के ढूंढूर फार्म हाउस पर 6 सदस्यीय टीम ने जानकारी जुटाई थी। सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा में मर्डर हो गया। उस समय गोवा में उनके साथ उनके पीए सुधीर और सुखविंदर थे। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने उनका मर्डर किया है। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसलिए उसने सोनाली को ड्रग्स देकर हत्या की है। सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस में शिकायत देकर सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के निशान है। इस रिपोर्ट के आधार पर गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। अब तक इस मामले में रिपोर्ट के मालिक और ड्रग सप्लायर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद देखते हैं रफ्तार न्यूज। हाँ, बच्चा हमारे पास है। तो आज शाम को ग्वालपाड़ी के पीछे 2,270,00,000 रुपए लेके आ जाइए। 2,270,00,000? वो ऑटो डबल भाड़ा मांगता है, कहता है रिटर्न सवारी नहीं मिलती। रैपिडो ऑटो ट्राई कीजिए ना इस बार, सबसे किफायती भी है और घर तक पिकअप भी कर लेगा। सब कुछ ऐप पर है। Rapido Auto. Forget meter. Enjoy every kilometer. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी कि आज जम्मू कश्मीर के 2 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों समेत कुल 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के 2 बैंकिंग इकाइयों में श्रीनगर के लाल चौकी के पास क्लॉक टावर और जम्मू के छन्नी रामा में जम्मू कश्मीर के बैंकों की एक इकाई शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री वित्तीय समावेशन को मजबूती देने के लिए देश भर के विभिन्न बैंकों की 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को आज राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन इकाइयों का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के बजट में देश भर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोली जाएगी। इन इकाइयों की शुरुआत के पीछे सोच यह है कि देश के हर एक हिस्से तक डिजिटल बैंकिंग की पहुंच हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक राष्ट्रीय उर्वरक योजना के हिस्से के रूप में एक ही ब्रांड भारत के तहत सब्सिडी वाले यूरिया बैग लॉन्च करेंगे और 600 पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पूरा परिसर को मेला मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पीएम किसान निधि योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त की राशि भी जारी करेंगे। यह राशि 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जाएगी। किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक मदद के उद्देश्य से योजना तैयार की गई। पीएम मोदी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को यानी आज जुटा रहे हैं, वह जिले में विकास की रफ्तार परखेंगे। यहाँ उनके कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी अलीगढ़ सुबह 9:55 मिनट पर जवाहर तापीय परियोजना में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 12 बजे मानपुर पहुंचेंगे। यहाँ से वह ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। वहीं दोपहर 12:30 बजे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण करेंगे। वहीं 1 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष पहुंचेंगे, जहां पहले जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्य और कानून व्यवस्था की भी बैठक करेंगे। बाद में प्रबंधक के साथ भी भेंट वार्ता करेंगे। 2:20 पर निरीक्षण भवन लोक निर्माण विभाग पहुंचेंगे। यहां से 3 बजे पुलिस लाइन पहुंचकर हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे में एटा को करीब 419 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर जवाहर तापीय परियोजना स्थल से लेकर अन्य कार्यक्रम स्थलों पर
शनिवार को दिन भर व्यवसाय जुटाए थे। अधिकारियों ने परियोजना स्थल पर बनाए गए सभा स्थल में अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक कर उन्हें व्यवस्थाओं को लेकर समझाया। मुख्यमंत्री ने रविवार सुबह 9:55 पर हेलीकॉप्टर से जवाहर तापीय परियोजना में पहुंचे। यहाँ सबसे पहले परियोजना का निरीक्षण करेंगे। यहाँ सभा स्थल बनाया गया है जिसमें विभिन्न योजनाओं के 1500 लाभार्थियों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री 13 विभागों के 149 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इनकी लागत 186.30 करोड़ रुपए, साथ ही 233.40 करोड़ रुपए के 106 कार्यों का शिलान्यास करेंगे। ये सभी कार्य 3 विभागों के हैं। इनमें जल निगम की 100 पेयजल योजना, अतरंजी खीरा बौद्ध पर्यटन स्थल का विकास कार्य और 5 स्थल के भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी निरीक्षण कर जिले की न्यूज फीडर मिलेंगे। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की अब तक की कार्य की स्थिति परखेंगे। बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों से मिलकर उनकी भी राय लेंगे। कार्यक्रमों को लेकर अधिकारी पूरे दिन की तैयारी में जुट रहे हैं। जवाहर तापीय परियोजना में डीएम अंकित कुमार अग्रवाल और एसएसपी ने खुद मौजूद रहकर तैयारियां कराई। राजस्थान में हुए सियासी बवाल के बाद शनिवार को पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी से मुलाकात की। गहलोत ने राहुल गांधी के साथ बैठक कर राजस्थान के सियासी हालात और पार्टी के विवाद पर फीडबैक दिया। सूत्रों के अनुसार गहलोत ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक में नए सीएम के चयन का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित नहीं होने पर प्रकरण पर सफाई दी। सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांगने और विधायकों की भावनाओं के बारे में भी राहुल गांधी को बताया है। गहलोत ने राहुल को समर्थक विधायकों के अनाचरण प्रस्ताव पारित करने के नाम से बाकी तेवर अपनाने पर वही लाई। सोनिया गांधी को सफाई और माफी मांग कर राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम के समय भारत जोड़ो यात्रा में थे। माना जा रहा है कि गहलोत ने औपचारिक रूप से राहुल से आज पूरे घटनाक्रम पर बात की। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बारे में भी गहलोत ने राहुल गांधी से फीडबैक किया। इस मुलाकात के बाद गहलोत ने बेल्लारी में राहुल गांधी की सभा में हिस्सा लिया। सभा में गहलोत ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इतिहास बनाने वाला बताया। राजस्थान के विवाद के बाद गहलोत इससे पहली बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि अंग्रेजी के सरल और चलन के आ चुके शब्दों देवनागरी लिपि में अधिक से अधिक उपयोग से मेडिकल और तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए सरल होगी। इसके साथ ही हिंदी भाषा में पढ़ाई से कस्बों और ग्रामीण परिवेश के छात्रों को गुप्ता शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश की यह पहल सामाजिक क्रांति सिद्ध होगी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। इकोनॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की किताबें हिंदी में तैयार हो चुके हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन किताबों का विमोचन करेंगे। शनिवार को हिंदी की व्यापकता एक विमर्श। इस कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। इनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने का निर्णय लिया गया है, जो 16 अक्टूबर को साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि अंग्रेजी के सरल और चलन में आ चुके शब्दों को देवनागरी लिपि में अधिक से अधिक उपयोग से मेडिकल और तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए सरल होगी। इसके साथ ही हिंदी भाषा में पढ़ाई से कस्बों और ग्रामीण परिवेशों के छात्रों को चिकित्सा शिक्षा हासिल करने के अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश की यह पहल सामाजिक क्रांति सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिंदी पेशेवर शिक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेडिकल के साथ ही इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा भी हिंदी में उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम शिवराज ने बताया कि उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग नेतृत्व में शासकीय मेडिकल कॉलेज के 97 चिकित्सक की टीम ने 4 माह के परिश्रम से MBBS, प्रथम वर्ष एचएनएम, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पुस्तकें तैयार कर ली है।
तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशान साधा है। टीआरएस के सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा जोड़ो के बिल्कुल विपरीत तोड़ो है, क्योंकि पार्टी ने 8 साल पहले आंध्र प्रदेश को तोड़ा था। मालूम हो कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब प्रदेश पहुंची है। जैसा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, लोग अब राहुल गांधी को याद दिला के कांग्रेस के जोड़ो का मतलब तोड़ो है। कांग्रेस की पार्टी 8 साल पहले आंध्र प्रदेश की तोड़ी थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की थी, अब कुछ नहीं है। हालांकि रैली के आरोपों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने कहा कि टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने खुद तत्कालीन कांग्रेस नेता केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश को विभाजित करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया द्वारा एआईसीसी प्रमुख के चुनाव पर की गई कटाक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब अपने आंतरिक मतभेदों को आपस में हल करने में पूरी तरह से सक्षम है और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अपनी भागीदारी की कोई भी आवश्यकता नहीं। वहीं भाजपा पर निशान साधते हुए कहा कि वह पहले अपना चुनाव कराने की कोशिश करे। मालूम हो कि मालविया ने कांग्रेस पर निशान साधते हुए ट्वीट किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिरकार एआईसीसी के उम्मीदवार थरूर को आभास हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कोई समानता नहीं है। यह एक प्रकार का मजाक है। थरूर को उचित विवरण के साथ प्रतिनिधियों की सूची प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस चुनाव में खड़गे को लेकर काफी उत्साहित, हालांकि थरूर के लिए उन्हें उत्साह नहीं दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा मुसलमान 2 शादी करता है और 2 बीवियों को सम्मान के साथ रखता है, उनके बच्चों को अपना नाम भी देता है, जबकि हिंदू 1 शादी करता है और 3 नाजायज रिश्ते बनाता है, उन्हें नाजायज से बच्चे भी देता है। उसके बिना माँ बाप वो बच्चे अपराध करते हैं। शौकत ने कहा जो लोग मुसलमान को कमजोर समझते हैं वो जान लें कि हम कोई मूली, गाजर या प्याज नहीं है जो हमें काट देंगे। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली शुक्रवार देर रात संभल पहुंच रहे थे। वहां मोहल्ला चौधरी सराय में चेयरमैन पद के दावेदार चौधरी मुशीर खां के लिए सभा को संबोधित कर रहे थे। ये सभा चौधरी मुशीर खां के घर के पास की गई थी, जहां उन्होंने ये बात बोली है। शौकत अली ने कहा कि अब तक मुसलमान बहुत सुन चुका, लेकिन अब वो बोलेगा और दूसरे सुनेंगे। मुसलमानों का टारगेट करना बहुत आसान है। जब भी बीजेपी कमजोर होती है हम बीच में लेकर आ जाते हैं। कभी भी ये हम लोगों के बच्चों की संख्या को टारगेट करते हैं, तो कभी हमारी शादियों को लेकर बयान देते हैं। उन्होंने कहा हम ज्यादा शादी करते हैं तो सारी बीवियों को समाज में इज्जत भी दिलाते हैं। सभी बच्चों को नाम, आधार कार्ड, राशन कार्ड में दर्ज कराते हैं, उन्हें एक छूट नहीं देते। किंतु एक शादी करके 3 औरतों को संबंध रखता है, किसी को नहीं बताता है। वही बच्चे नारे लगाते हैं, मारपीट करते हैं। ये लोग अपने ऐसे बच्चों को कभी भी अपना नाम नहीं देते हैं। मुजफ्फरपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में वकील सुशील कुमार सिंह ने यह परिवारवाद दायर करा। आरोप है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उन्हें फोन कर असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया और धस जमाई। इसमें उन्हें मानसिक प्रताड़ना हुई है। कोर्ट ने परिवादी अर्जियों को स्वीकार कर लिया है। मामले में 2 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में परिवादी ने आईपीएस की धारा 500, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया है। बता दें कि अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी है। उन्होंने नामांकन भी दिया है और उनके मैनिफेस्टो में लिखे गए वादों को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक मोहल्ले को आवारा पशु और आवारा कुत्तों से मुक्त कराएंगे। इसमें मैनिफेस्टो को किसी ने मेनका गांधी को टैग कर ट्वीट किया था। मेनका गांधी एनिमल वेलफेयर का भी काम करती है। उन्होंने इसे याद लेते हुए इस ट्वीट का जवाब दिया। मैं खुद इस मामले को सीखती हूँ। उनके ऑफिस से वकील सुशील कुमार सिंह को कॉल किया गया, फिर अपना परिचय देकर मेनका गांधी को कॉल ट्रांसफर किया गया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री खुद एडवोकेट से बात की, मैनिफेस्टो के बारे में पूछा और आवारा पशु से मुक्त कराने वाली बात पर आपत्ति जताई। वकील से पूछा कि क्यों न आपकी पत्नी नीलम सिंह पर केस किया जाए। वकील ने उन्हें काफी देर तक समझाने की कोशिश की। मुजफ्फर शहर में वार्ड 30 में पिछले दिनों कुत्तों की नोच लेने से एक मासूम बच्चे की मौत हुई। इसी खतरनाक के हवाला भी दिया, लेकिन उन्होंने वकील पर मैनिफेस्टो में लिखे गए वाक्य को अवलंबित हटाने को कहा। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की 61 विधानसभा सीटों में 28 पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए। इनके नाम की बस औपचारिक घोषणा बाकी है। 28 उम्मीदवारों में पार्टी के मौजूदा एमएलए में अलावा पूर्व मंत्री, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2 सेक्रेटरी भी शामिल हैं। पार्टी की ओर से 2 टिकटें की पहली लिस्ट 1-2 दिन में जारी हो सकती है। राज्य की बाकी 40 सीटों पर अभी माथापच्ची जारी है। हालांकि इन 40 में से 11 सीटों पर भी नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। आखिरी पलों में कोई उलटफेर नहीं हुआ तो इन 11 सीटों के कैंडिडेट भी तय हैं। राज्य में जिन 28 सीटों पर कांग्रेस अपने टिकट फाइनल कर चुकी है, उनमें कांगड़ा जिले की 6, शिमला की 5, हमीरपुर की 3 और मंडी की 2 सीटें शामिल हैं। सोलन, सिरमौर और बिलासपुर की भी 2-2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। चंपाल कुल्लू की 1-1 सीट पर भी नाम तय है। कबायली जिलों की लाहौल स्पीति में विधानसभा की 1-1 सीट है और इन दोनों ही सीटों पर पार्टी ने कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं। राज्य की जिन 40 सीटों पर टिकटों को लेकर पैच फंसा है, उनमें से सबसे ज्यादा कांगड़ा और मंडी जिले की सीट है। कांगड़ा की 15 में से 9 और मंडी जिले की 10 में से 8 पर माथापच्ची जारी है। बाकी 4 शिमला, ऊना, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जिले की 3 सीटों पर कैंडिडेट से तय नहीं हो पाए हैं। हमीरपुर व बिलासपुर की 2-2 सीटों पर डिवीजन का दौर चल रहा है। हरियाणा में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में लगी आग। घनी आबादी वाले ऊपरकोट इलाके में देर रात 4 मंजिला भवन भरभराकर गिर गया, जिसमें दबकर एएमयू कर्मी सहित 4 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के ठाणे में शुक्रवार को ऑटो ड्राइवर ने एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ की छेड़छाड़, जबरन ऑटो में बैठाने की कोशिश। अमेरिका के हवाई में दुनिया में सबसे बड़े और एक्टिव ज्वालामुखी मोना कोआ में शुक्रवार को यानी 14 अक्टूबर को 5 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। रुक करते हैं खबरों पर। अब विस्तार से। अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया। अब 1 लीटर फुल क्रीम अमूल दूध के पैकेट के लिए 61 रुपए की जगह 63 रुपए चुकाने होंगे। वहीं आधा लीटर दूध की कीमत 30 से बढ़ के 31 रुपए हो गई है। इसके अलावा भैंस के दूध की कीमत में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसमें पहले अगस्त और मार्च में भी प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी। गुजरात में अमूल दूध की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। वहां पुराने रेट पर ही दूध मिलता रहेगा। इसकी वजह गुजरात विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है। यह इस साल के आखिर तक हो सकते हैं। अभी कंपनी ने रेट बढ़ाने की वजह नहीं बताई है। हालांकि इससे पहले अगस्त में जब अमूल ने कीमतें बढ़ाई थी, तब इसका कारण ऑपरेशनल कॉस्ट और मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी को बताया था। कंपनी का कहना था कि पिछले साल की तुलना में पशु के चारे की कीमत लगभग 20% बढ़ी है। इनपुट कॉस्ट और पशु आहार में इजाफे को देखते हुए अमूल फेडरेशन से जुड़े दूध संघों ने भी पिछले साल की तुलना में किसानों के दूध खरीदने मूल्य में 8 से 9% की बढ़ोतरी की है। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर मार्केट में लीडिंग मिल्क सप्लायर में से एक है और प्रतिदिन 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध पॉलीपैक और वेडिंग मशीनों के माध्यम से बेचती है। वहीं अमूल भी देश का लीडिंग ब्रांड है, जिसके मालिक लाखों किसान हैं और गुजरात के 2 गांवों से 75 लाख पहले 2047 लीटर दूध से शुरू होता था। ये सफर आज 260 लाख लीटर तक पहुंच गया है।
इस हफ्ते सोना और चांदी की कीमतों में बड़ गिरावट दिखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 869 रुपए की गिरावट आई और इस हफ्ते की शुरुआत यानी 10 अक्टूबर को सोना 51,311 रुपए पर था, जो अब 50,438 रुपए पर प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी में 2,700 रुपए से ज्यादा की गिरावट इस हफ्ते चांदी में देखी गई। चांदी में भी 2,700 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते चांदी 58,774 रुपए से फिसल कर 56,045 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के अनुसार करवा चौथ के दिन देश भर में लगभग 3,000 करोड़ रुपए के सोने और सोने की ज्वेलरी की बिक्री हुई। पिछले साल यह आंकड़ा करीब 2,200 करोड़ रुपए का रहा था। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि भारतीय होलसेलर सोने पर $1 से $2 प्रति आउंस प्रीमियम चुका रहे थे। चीन में ये $25 से $30 और तुर्की में $80 है। यही वजह है कि बैंकों ने भारत का सोना इन देशों में भेज दिया है। त्योहारों में डिमांड बढ़ने से भारत में भी होलसेलर $8 से $10 तक प्रीमियम चुकाकर गोल्ड खरीदेंगे। इससे दिवाली तक सोने में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक तेजी आ सकती है। हरियाणा में आज सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ। गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई। फिलहाल मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है। समाचार एजेंसी NI ने कंपनी में लगी इस भीषण आग की कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें आग की भयंकर लपटों को देखा जा सकता है। आग की लपट आसमान तक दिखाई दे रही थी। फिलहाल कंपनी में कितने मजदूर थे, क्या कहां कोई फंसा हुआ है या नहीं, या कोई नुकसान हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं सामने आ पाई है। यह खबर अभी ब्रेक हुई है। इस खबर को हम अपडेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंचे, इसलिए जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों को बांदीपुरा रोड के पास अस्टिंगो इलाके में एक IED बॉम्ब मिला है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने इस IED विस्फोट को प्लांट किया था, ताकि जब भारतीय जवान इस रास्ते से गुजरे तो विस्फोट किया जा सके। हालांकि सुरक्षा बलों के मुस्तैदियों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और IED का पता चल गया था। जैसे ही सुरक्षा बलों को IED विस्फोटक की जानकारी मिली, तुरंत उस IED को डिफ्यूज करने और उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया था। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बड़ियारा और कानबठी गांवों के बीच बांदीपुरा सोपोर सड़क के पास मिले IED को निष्क्रिय किया। समाचार एजेंसी NI ने इसका वीडियो जारी किया है और जिसमें इसका नजारा देखा जा सकता है। घनी आबादी वाले उपरकोट इलाके में देर रात 4 मंजिला भवन भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबकर AMU कर्मी सहित 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 को JN मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया है। व्यावसायिक भवन के गिरने से इलाके में चीख पुकार का माहौल बन गया। खबर पर DM SSP सहित पूरा अमला पहुंच गया था। आनन फानन राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए मलबे में दबे लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया था। मलबे में और लोगों के दबे होने के अंदेशे पर JCB से भी मलबा हटाए जाने का क्रम जारी हुआ था। कोतवाली क्षेत्र में शीशा वाली मस्जिद के आगे उपरकोट मुख्य रोड स्थित सुनट मोहल्ला में साकिर ताले वाले का 4 मंजिला भवन है, जिसमें बेसमेंट ताला पैकिंग का काम होता है, जबकि प्रथम तल पर साकिर का रेडीमेड कपड़े का व्यापार है। एक दुकान में साहज माल देहदी गेट के नईम उल्लाह दर्जी का काम करते हैं। ऊपर एक मंजिल में गोदाम है, जबकि चौथे माले में कोई नहीं रहता था। रात करीब 9:30 पर दुकान बंद हो चुकी थी। इस दौरान साकिर के परिचित जमालपुर निवासी AMU कर्मी अख्तियार अहमद व उनका भतीजा अब्दुल्ला किसी काम से उनसे मिलने आए थे, तभी भवन भरभरा कर गिर गया। इस दुर्घटना में अख्तियार अहमद
अब्दुल्लाह और नईम मलबे में दबने से जख्मी हो गए थे, जिन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। एक अन्य पड़ोसी शाहिद राह चलते समय पैरों पर मलबा गिरने से जख्मी हो गया था। देर रात तक साकिर का कोई पता नहीं चल रहा था। अंदेशा उसके व कुछ अन्य लोगों के दबे होने का जताया जा रहा था, जिसे लेकर देर रात जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा था। गूगल इंडिया के मैनेजर ने भोपाल की लड़की को 7 साल लिव इन में रखा और फिर दूसरी लड़की से शादी कर ली। पकड़ा गया तो उसने भोपाल के लड़की वालों पर उसे बेहोश करके जबरन शादी करने के आरोप लगाए। भोपाल के रहने वाले भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग के क्लासमेट के बीच प्यार, शादी और धोखे का मामला सामने आया है। दोनों 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और कोर्ट मैरिज भी कर ली। इस बीच युवक गूगल इंडिया में मैनेजर हो गया, फिर उसने बेंगलुरु में दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसके बाद भोपाल आकर अपनी क्लासमेट रही लड़की से भी शादी कर ली। अब दोनों ओर से मामला थाने पहुंच गया है। युवती ने बेंगलुरु के थाने में तो युवक ने भोपाल के कमलानगर थाने में केस दर्ज कराया है। लड़के का कहना है कि उसकी पकड़ोआ बियाह की तर्ज पर जबरन शादी करा दी गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में शुक्रवार को ऑटो ड्राइवर ने एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की। जबरन ऑटो में बिठाने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो चलते ऑटो में 500 मीटर तक घसीटता ले गया। पुलिस के मुताबिक 22 साल की लड़की कॉलेज की स्टूडेंट है। वे कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में खड़े ऑटो ड्राइवर ने उस पर गंदे कमेंट्स किए। जब लड़की ऑटो वाले को विरोध किया तो उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे छेड़छाड़ करने लगा। यह घटना शुक्रवार सुबह 6 बजे 15 मिनट की है। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ऑटो ड्राइवर लड़की का हाथ पकड़कर खींचता नजर आ रहा है। जब लड़की ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो ड्राइवर ऑटो को चला देता है। लड़की 500 मीटर घसीटती चली जाती है, लेकिन वे हार नहीं मानती। आखिरकार फिर उसे बीच रास्ते छोड़कर भाग जाता है। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर कटिया डाला उर्फ राजू अब्बाई को गिरफ्तार कर लिया है। नवी मुंबई के दीघा से गिरफ्तार अय्याबी का ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया गया है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनावों से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आ गए हैं। शनिवार सुबह वह सुनारिया जेल से निकलकर उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर राम रहीम 2 मिनट 15 सेकंड के लिए वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें राम रहीम ने इशारों में चुनावी संदेश दिया। राम रहीम ने कहा कि जैसा आपको बोला था मानते रहना, जैसे भी आपको जिम्मेदार लोग बताएंगे वैसा ही करना, मन मर्जी नहीं करनी है। इस बार राम रहीम जेल से बाहर रहकर पहली बार दिवाली मनाएगा। हम आश्रम में पहुंच चुके थे और मालिक सबको खुशियां दे। पहले की तरह जैसे आपको बोला था मानते रहना, मन मर्जियां नहीं करनी, जिम्मेदार लोगों की बात माननी है। हमें अपने बच्चों पर बहुत गर्व है। परमपिता परमात्मा आपको बहुत खुशियां दे। हमें पता है कि आपने हमारी बात मानी है। थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। वो समुद्र आपको याद ही होंगे। समुद्र ज्यादा बढ़कर आए हैं। ये 13वां यूपी का, इसे आप देख ही रहे हैं। पता आपको चल ही गया। आपसे बातें करते रहेंगे। थोड़े बच्चों, जवानों को, बुजुर्गों को आशीर्वाद। एक बार बच्चे ने पूछ लिया कि गुरुजी मैं भी आपको पिताजी कहता हूं और मेरे पापा और दादा भी पिताजी कहते हैं, ये चक्कर क्या है? संत जो होते हैं उनके लिए भगवान की औलाद उनकी औलाद होती है। मालिक सबको आशीर्वाद दे। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे बड़े और एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ में शुक्रवार को यानी 14 अक्टूबर को 5 की तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ये ज्वालामुखी बहुत जल्द अशांत हो गया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज्वालामुखी में एक के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे पहले 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद 24 सेकंड बाद जबरदस्त 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। हवाई की वोल्केनो और ऑब्जर्वेटिव के बयान के मुताबिक भूकंप का केंद्र पहाला शहर के दक्षिण में था।
हवाई काउंटी मेयर मिच रोथ ने कहा कि अभी किसी बड़े नुकसान का या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि पहाला में कुछ इमारतों को मामूली नुकसान हुआ है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने बताया कि अभी हवाई में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। मौना लोआ में अभी ज्वालामुखी फटा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक ज्वालामुखी पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने लोगों की सेफ्टी को देखते हुए उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। वहां सब में कुछ लोगों ने भागने की भी तैयारी कर ली है। अगर माउना लोआ में पूर्ण विस्फोट होता है तो इसका लावा मात्र कुछ ही घंटों में स्थानीय बस्तियों तक पहुंच सकता है। फिलहाल खबरों में इतना है, लेकिन विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।